स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे बोरबरी का नियम क्या है। बोरबरी ने अपना क्या नियम दिए थे तो आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो बोरबरी ने बताए थे किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती हैं। तो यहाँ नोट कर सकते हैं आप सभी विद्यार्थी, तो नोट करते चलिए। किसी कोष में किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 2n² होता है। यह बात किसने बताए थे? बोरबरी ने बताए थे। तो यहाँ लिख सकते हैं 2n² होती हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2n² होती है। यह बात किसने बताई थी? तो बोरबरी ने बताई थी। तो इसका मतलब क्या है? कोष का मतलब यह हुआ कि क्लास, मतलब पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संख्या 2n² से ज्ञात की जा सकती है। जैसे मान लीजिए पहली कक्षा में यहाँ पे नोट करना है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पहली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करते हैं तो किसका सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो 2n² का सूत्र का प्रयोग करेंगे और जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा गुणे, और यहाँ देखिए n² है तो मतलब पहली कक्षा है तो इसलिए यहाँ 1 का क्या लिखेंगे? वर्ग लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 1 का वर्ग आप लोग जानते होंगे 1 होता है। 2 में 1 का गुणा करेंगे मतलब क्या हुआ? 2। मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। कितना आसान है, बस सूत्र को आपको याद रखना है। किसी भी क्लास में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? 2n² होता है। अगर दूसरी कक्षा में यहाँ गणना करना है तो यहाँ लिख सकते हैं दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दूसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है तो कितना होगा? तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे गणना करेंगे? तो यह सूत्र आपको याद रखना है 2n²। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? 2 गुणे, दूसरी कक्षा है तो 2 का वर्ग कर लेंगे। कितना आसान है, दूसरी कक्षा है तो 2 का वर्ग, पहली कक्षा है तो 1 का वर्ग। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा? तो 2 गुणे 2 का वर्ग 4 होता है। 4 में 2 को गुणा करेंगे कितना हुआ? तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8। मतलब दूसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी प्रकार एक और क्लास की गणना कर सकते हैं, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नोट कर लेंगे। तो क्या बनेगा? तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर सूत्र क्या है? 2 गुणे, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे तीसरी क्लास है, तीसरी में क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 9 में 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना हुआ? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी प्रकार आप चौथे क्लास का, पाँचवें क्लास का, छठवें क्लास का आप गणना कर सकते हैं। सूत्र याद रहना चाहिए। तो किसी भी क्लास में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होता है। तो पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी क्लास में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह कैसे गणना हुआ है? तो 2n² सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। तो आप चाहे तो चौथे क्लास का भी इलेक्ट्रॉन की संख्या गणना कर सकते हैं। तो बोरबरी का नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में अध्ययन किए थे? तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। सन 1924 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक दी ब्रागली ने यह विचार प्रस्तुत किए कि गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो
1924 ईस्वी में जो फ्रेंच नाम के फ्रेंच वैज्ञानिक थे, मतलब फ्रेंच के रहने वाले थे और इनका नाम था दी ब्रागली था। इन्होंने एक विचार प्रस्तुत किए। उनकी विचार क्या थे, तो यहाँ से समझेंगे। गतिशील सूक्ष्म कण, मतलब जो गति करने वाले जो सूक्ष्म कण है, उस कण में क्या है, तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब उसके कण के अंदर जो है तरंग के गुण जो हैं उपस्थित होते हैं। इन्होंने यह विचार प्रस्तुत किए थे। यदि यम द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण भी वेग से गतिमान हो, उसके तरंगदैर्घ्य लैम्डा संवेग p है, तो इन्होंने एक सूत्र बनाए थे। द्रव्यमान को यम माने थे और सूक्ष्म जो कण था उसका वेग क्या माने थे, v माने थे, और उसका तरंगदैर्घ्य क्या था, लैम्डा था, और संवेग क्या था, p था। तो इन्होंने एक नियम दिए। इन्होंने नियम क्या दिए, तरंग के तरंगदैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दी ब्रागली ने प्रस्तुत किए कि जो तरंग का तरंगदैर्घ्य होता है उसके संवेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह हो गया कि यह लैम्डा है। ध्यान देंगे, लैम्डा का नाम तरंगदैर्घ्य है और इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती। यह व्युत्क्रमानुपाती कब बोलते हैं, जब यहाँ बट्टे में रहता है तो इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ बट्टे में न हो तो इसका नाम अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं और समानुपाती भी कहा जाता है। तो यहाँ P जो है बट्टे में है, इसलिए इसका नाम जो है व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं तरंग का तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा, उसके संवेग, संवेग का मतलब P, संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बात किसने बताए थे, तो दी ब्रागली ने प्रस्तुत किए थे। अब अगला लाइन लिखेंगे लेम्डा बराबर, अगर यहाँ इस चिन्ह को हटा देते हैं तो एक नियतांक आता है। तो इस चिन्ह का नाम क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। जब इसको हटाए हैं तो यच आ गया। जहाँ यच एक क्या है, नियतांक है, जो उसका नाम क्या है, प्लांक नियतांक है। यच का क्या नाम है, प्लांक नियतांक है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे कि दी ब्रागली ने क्या विचार प्रस्तुत किए थे, इन्होंने क्या बात बताए थे। तो इनकी बात यह थी कि जो सूक्ष्म कण होते हैं उसमें तरंग के गुण पाए जाते हैं। और इन्होंने एक सूत्र बनाए थे कि तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसके संवेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ संवेग का सूत्र क्या होता है, तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यम से, और वेग किससे प्रदर्शित करेंगे, तो भी से। अब यहाँ P को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, यम भी लिख सकते हैं। तो यह यम भी किसके स्थान पे आ गया, तो यह संवेग के स्थान पे आ गया। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि यम भी कहाँ से आया, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे IMP, जो एकदम नियम है, जो हमेशा यह परीक्षा में पूछा जाता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का क्या नियम है, यह जो है कई साल के परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इस नियम को आप लोग याद कीजिएगा। बहुत सरल भाषा में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, जिससे आपको तुरंत जो है याद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति, जो किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण है, अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा से छोटा जो कण की स्थिति और वेग दोनों को एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। मतलब इनका कहना यह था, हाइजेनबर्ग के नियम क्या कहना है, इनका कहना यह था कि किसी जो गतिशील जो है अति सूक्ष्म जो कण होते हैं, वह कण की जो स्थिति होती है और वेग दोनों को एक साथ जो है यथार्थ निर्धारण क्या है, असंभव है। मतलब दोनों का जो है स्थिति का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता है। यह बात किसने बताए थे, तो हाइजेनबर्ग ने बताए थे। इन्होंने एक सूत्र भी बनाए हैं, अब इस सूत्र के बारे में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को याद रखिएगा, क्योंकि उस सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो हाइजेनबर्ग का नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग के जो सूत्र बनाए थे उनका गणितीय रूप क्या सूत्र है, तो अब यहाँ नोट कर लेंगे।
अनिश्चितता सिद्धांत के गणितीय रूप, मतलब जो हाइजेनबर्ग थे इन्होंने जो एक सूत्र बनाए थे डेल पी इंटू डेल एक्स बराबर एच बटा 4 पाई। यह सूत्र किसने बनाए थे? हाइजेनबर्ग ने बनाए थे। अब यहाँ डेल पी का क्या नाम है? तो संवेग है, और संवेग का सूत्र क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। यहाँ पर संवेग में वृद्धि है इसलिए वेग में भी क्या करेंगे? वृद्धि कर लेंगे। तो अब यहाँ डेल पी को हटा देंगे और डेल पी के स्थान पे क्या लिखेंगे? यम गुणे डेल भी लिख सकते हैं। यम गुणे डेल भी, तो भी का क्या नाम है? तो वेग में जो है वृद्धि हो जाएगा। और डेल एक्स का क्या नाम है? तो स्थिति की अनिश्चितता है। और एच का क्या नाम है? तो प्लांक नियतांक है। तो यहाँ पे जो सूत्र ये बनाए थे जो हाइजेनबर्ग थे, इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। इस सूत्र की सहायता से आगे चल के न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो नीचे लिख सकते हैं जहाँ डेल पी का नाम क्या है? संवेग के अनिश्चितता, और डेल एक्स का नाम है स्थिति की अनिश्चितता है। तो ये दोनों मान को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल या कक्षक क्या होते हैं। यह जो क्वेश्चन है यह तो आगे चल के भी पढ़ना है आपको, लेकिन यहाँ पे जो है ऑर्बिटल की परिभाषा पहले अच्छे से याद करेंगे। ऑर्बिटल क्या होते हैं, कक्षक क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल का प्रयोग आधुनिक परमाणु मॉडल में प्रयोग किया जाता है। मतलब ऑर्बिटल या कक्षक का जो प्रयोग हुआ वह आधुनिक परमाणु मॉडल में इसका प्रयोग किया गया। आधुनिक विचारों के अगर अनुसार देखा जाए तो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती हैं। मतलब आधुनिक विचार के अनुसार बताया गया था कि नाभिक के जो चारों ओर जो हैं वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती हैं, उनके चारों ओर त्रिविम क्षेत्र होते हैं। किस विचार के अनुसार? तो आधुनिक विचार के अनुसार बताया गया था। तो यहाँ नोट कर सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती हैं, परंतु नाभिक के चारों ओर आकाश के विभिन्न आकार त्रिविम क्षेत्र होते हैं। मतलब आकाश के विभिन्न आकार त्रिविमी क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना होती हैं। इस क्षेत्र को ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। तो ऑर्बिटल या कक्षक किसे कहते हैं? कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या है? नाभिक के चारों ओर जो है वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती हैं, परंतु नाभिक के चारों ओर जो है आकाश के विभिन्न आकार त्रिविम क्षेत्र होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए की अधिकतम संभावना होती हैं। इस क्षेत्र को ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। इसे परमाणु कक्षक भी कहा जाता है। याद रखिए किसे? इसे जो ऑर्बिटल है इसे परमाणु कक्षक भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑर्बिटल की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, निश्चित ही परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो ऑर्बिटल या कक्षक के प्रकार। ऑर्बिटल या कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ नोट कर लीजिए। ऑर्बिटल या कक्षक जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है एस ऑर्बिटल होता है, दूसरा का नाम है पी ऑर्बिटल, तीसरा का नाम है डी ऑर्बिटल और चौथा का नाम है एफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल कितने प्रकार के हैं? तो ऑर्बिटल जो है 4 प्रकार के हैं। चारों का नाम आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। तो यह जो है ऑर्बिटल चारों की परिभाषा कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।